यूपी विधानसभा चुनाव में एक साल से अधिक वक्त बचा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर विधानसभा चुनाव से पहले ही देखने को मिलेगी। आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसमें चुनावी मैदान में एक बार फिर से ये दोनों पार्टियां आमने सामने टकराने वाली हैं? और ऐसा नहीं है कि कोई एक सीट पर उपचुनाव होगा, संभावित 3 सीटों पर उपचुनाव की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें एक फरीदपुर सीट है, दूसरी घोसी विधानसभा सीट है और तीसरी विधानसभा सीट सोनभद्र जिले की दुद्दी विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ का बीते दिनों निधन हो गया। बता दें आपको कि चुनाव आयोग की जो दिशा निर्देश है और जो नियम है उनके मुताबिक यदि किसी जनप्रतिनिधि का वक्त से पहले कार्यकाल के दौरान ही निधन हो जाता है और विधानसभा के चुनाव में 6 महीने से अधिक वक्त बाकी रहता है, तो 6 महीने के अंदर ही उस विधानसभा सीट पर उपचुनाव के जरिए चुनाव करवाए जाते हैं और जनता को एक नया जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। ऐसे में इन तीनों सीटों पर संभवतः यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को एक दूसरे के आमने सामने टक्कर में देखा जा रहा है कि इन तीनों सीटों पर जो है सपा और बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जो है ये आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगा कि आखिरकार यूपी में किसकी ओर जनता का रुझान दिखाई देगा। अब ऐसे में क्या वाकई अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक अग्नि परीक्षा होने वाली है? अमन जी इस पूरी जानकारी के साथ इस विषय पर आपको ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। सर, क्या मैं इसे ये जो 3 सीटों पर संभावित उपचुनाव नजर आ रहा है, 3 सीटों को प्रीलिम्स मान सकता हूं 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव फर्स्ट आए या योगी आदित्यनाथ बाजी मार जाए, दोनों के लिए अग्नि परीक्षा होगी। देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि 3 अगर सीटों के ऊपर उपचुनाव होता है तो उसमें 2 सीटें तो सपा की हैं। ऐसे में सपा के खाते में अगर दोनों सीटें नहीं आती हैं तो सपा को झटका लगेगा। पहली बात आप ये समझिए। दूसरी बात आप देखें कि जो तीसरी सीट है फरीदपुर बरेली की, वहाँ पर बीजेपी के विधायक का निधन हुआ है, तो वो बीजेपी चाहेगी कि भाई किसी भी कीमत पर वो सीट को बचाया जाए, क्योंकि उस सीट के समीकरण भी कुछ ऐसे नजर आते हैं जहाँ पर अगर बसपा ने सपा का साथ दिया होता तो लगभग स्थिति बनती कि सपा के खाते में वो सीट चली जाती। अब चूंकि उपचुनाव तीनों सीटों के ऊपर होना है, तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है, चुनाव से पहले एक बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि लगभग साल भर का वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर बना है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब इस प्रकार के मुद्दे पर हम बात कर रहे होंगे चुनावों को लेकर, तो उस समय उत्तर प्रदेश का माहौल बन चुका होगा। तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि 3 सीटों में से आखिर सपा के खाते में कितनी आएंगी, बीजेपी के खाते में कितनी आएंगी, और यहाँ पर जो बाकी पार्टियां यानी कांग्रेस पार्टी का जोर आजमाइश करेगी, अलग से क्या बीएसपी जो है वो जोर आजमाइश करेगी। तो तमाम तरह का माहौल अब चुनावी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में भी संभावना जबकि ये लग रही कि क्या यहाँ पर इंडिया गठबंधन में बीएसपी की एंट्री होती है, और अगर बीएसपी की एंट्री होती है तो यहाँ बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अगर दलित वोट और कह सकते हैं कि एमवाई समीकरण एक साथ अगर आता है तो ये बहुत बड़ा एक वोट बैंक बनता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश चुनाव में वो कह सकते हैं 27 के लिए एक दशा और दिशा तय करता हुआ दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर भी क्या जो बुआ और बबुआ की जोड़ी बताया जाता था उस समय कि भाई अखिलेश यादव और मायावती के एक साथ आने से एक बड़ा फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ता हुआ दिखाई पड़ा था, क्योंकि 2019 में लगभग पूरे देश के अंदर मोदी जी की लहर नजर आ रही थी, लेकिन उस बीच भी उत्तर प्रदेश के अंदर 15 सीटों के ऊपर सपा और बसपा के गठबंधन ने अपना हक जताया था। ऐसे में अगर एक बार फिर बसपा और सपा की जोड़ी बनती है, कांग्रेस पार्टी साथ में रहती है, तो ये आप मानकर चलिए कि लगभग 40 से 45% का जो वोट शेयर का आंकड़ा है वो इस गठबंधन के पास में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन खैर वो तो ये बात की बात है। उससे पहले 3 जो इन सीटों के ऊपर उपचुनाव है उसमें क्या वाकई में बीजेपी अपनी जो हैसियत को मजबूत करती हुई नजर आएगी, यानी कि बीजेपी क्या वाकई में 3 में से 2 सीटें अपने कब्जे में लेती हुई दिखाई पड़ेगी, या फिर जो स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी, यानी एक बीजेपी के पास और 2 सपा के पास। तो अभी कई तरह की चीजें जो यहाँ पर निकल के आना बाकी है, क्योंकि रणनीति बनने का काम अभी से शुरू हो गया है। अमन जी, 2025 का जिक्र करना चाहूंगा, और जिक्र इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद 2025 की शुरुआत में ही 9 विधानसभा सीटों पर
10 विधानसभा की सीटें खाली हो गई थी, लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को 9 में से सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। जी। तो ये बाई इलेक्शन क्या गवर्नमेंट का इलेक्शन है, क्या सरकार का इलेक्शन है, और ऐसे में बीजेपी कितनी कॉन्फिडेंस में होगी इस चुनाव को लेकर। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि घोसी विधानसभा सीट जहां से सुधाकर सिंह विधायक थे और सोनभद्र की दूधी सीट जहां से विजय गौड़ सपा के विधायक थे, ये 2 सीटें सपा की खाली हुई हैं। सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह घोसी से चुनाव लड़ेंगे सपा के टिकट पर। बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारेगी उसे लेकर अभी चिंतन मंथन चल रहा है। तो ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी अपने खाते में करके कहीं ना कहीं क्या माहौल बनाने का प्रयत्न नहीं करेगी यूपी में? देखिए बिल्कुल। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये भी रहेगी दिनेश जी की जो आपने घोसी का जिक्र कर दिया कि वहां पर आखिर लड़ेगा कौन, क्या बीजेपी वहां पर जाएगी, ओपी राजभर की सुबह सपा वहां पर जाएगी, निषाद पार्टी भी अपने लिए कह सकते हैं कि सीट की संभावना तलाश रही। तो ऐसे में अब एनडीए गठबंधन को, बीजेपी गठबंधन को अब ये संभावना तलाशनी पड़ेगी कि भाई यहाँ से चुनाव लड़ेगा कौन, क्योंकि अरविंद राजभर जो ओपी राजभर के बेटे हैं उनके लगातार चुनाव में लड़ने की बातें भी हो रही। इसके अलावा घोसी सीट के ऊपर पहले ही जो सपा ने कहा कि भाई हमारी तरफ से जो सुजीत हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जो सुधाकर सिंह के बेटे हैं। अब घोसी के अलावा अगर बात करें दूधी में, तो वहां पर भी अगर हम सीट को देखें तो 2021 में यहाँ से बीजेपी कह सकते हैं चुनाव जीत गई थी, लेकिन 2024 में जब इस सीट के ऊपर उपचुनाव होता है, क्योंकि बीजेपी के जो विधायक थे उनको एक तरीके से अमान्य करार दे दिया गया था, उनकी विधायकी खत्म कर दी गई। तो यहाँ पर जब उपचुनाव होता है 24 में, तो यहाँ पर सपा बाजी मारती हुई नजर आती है। लेकिन अब एक बार फिर यहाँ पर उपचुनाव है, तो ऐसे में क्या बीजेपी सपा में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, और क्या इसके अलावा जो फरीदपुर सीट का हम जिक्र कर दें कि वहां पर जिस तरह कॉम्बिनेशन नजर आया था कि सपा मैच 2 से 3 हजार वोट से चुनाव हारी थी, तो क्या बसपा का साथ उसको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्योंकि बसपा जो है वो ये कहती रही कि भाई उपचुनाव में हम शामिल नहीं होते, तो क्या उसका साथ सपा को रहेगा या बीजेपी इसका लाभ उठाती हुई दिखाई पड़ जाएगी? 2-3 सीटों पर समीकरण अलग अलग तरीके के नजर आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण और अहम बात यह है जो आपने कहा कि भाई 9 सीटों में से बीजेपी ने 7 सीटों पर बाजी मारी थी उपचुनाव के अंदर, और तमाम कोशिशों के बावजूद भी सपा के खाते में मैच उस समय 2 सीटें निकल कर आई थी। तो क्या एक ऐसा ही फॉर्मूला एक बार फिर दिखाई पड़ेगा जहां पर बीजेपी कह सकते हैं कि अपने जीतने के लिए तमाम समीकरणों को साधते हुए दिखाई पड़ेगी? क्योंकि ये तक कहा गया था अखिलेश यादव की तरफ से कि भाई बीजेपी ने तमाम तरह से हमारे जो कह सकते हैं कार्यकर्ता थे, हमारे जो वोटर थे, उनको रोकने का काम किया था, और चंदोसी में महज कम परसेंट पे भी चुनाव हुआ, और वहां पर जिस तरह से उनके प्रत्याशी की हार होती है उसको लेकर भी उन्होंने काफी हो हल्ला मचाया था, और ये भी कहा था कि बीजेपी उपचुनाव में दूसरी जो पार्टियां होती हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करती, प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है। अब ऐसे में 3 जो लगभग सीटें, इनके ऊपर किस तरह से उपचुनाव होगा, किस तरह से प्रत्याशी सामने आएंगे और कौन कौन सी पार्टी के लोग यहाँ पर उतरेंगे, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। और साथ में जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि भाई 3 में से आखिर बाजी किसके हाथ में लगेगी, क्योंकि मुख्य मुकाबला आप देखेंगे तो वो बीजेपी वर्सेस सपा ही नजर आएगा। बीजेपी वर्सेस सपा मुख्य मुकाबला विधानसभा उपचुनाव में नजर आ सकता है, जो कि 2027 के विधानसभा चुनाव की पटकथा लिख सकता है। तमाम जो चुनावी सभाएं हो रही हैं, जो चुनावी कार्यक्रम हो रहे हैं, जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, उसमें अखिलेश यादव विभिन्न मुद्दों को लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए 2027 में योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती ये होगी कि पिछले 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने पेश करें, और उस आधार पर प्रदेश की जनता से फिर से ये अपील करें कि उन्हें सत्ता में आने का मौका मिले। वहीं अखिलेश यादव विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को जिस तरीके से घेर रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, और कोशिश ये रहेगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का तख्ता पलट किया जाए। इसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया कि ये गठबंधन आगे आने वाले वक्त में जो भी होंगे वो सीटों के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए होंगे। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी का सियासी रण किस तरीके से सजता हुआ नजर आता है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल